माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत प्यारी चल रही होगी। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ, ठीक है। आज मैं लेके आया हूं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एज वेल एज जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में इसका डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इस टॉपिक को समझेंगे, प्यार से समझेंगे। एक एक चीज प्लीज ध्यान से समझिएगा और इसके नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। जो भी डाउट अगर आपके आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर डालिए, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आपके लिए बना रखा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो देखो हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे हम यहाँ पे समझ रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से इसको लिखा जाता है, कैसे ये हमारा मतलब कि वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें 2 पॉइंट चार्जेस लेने हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। इनको हमें रिप्रेजेंट करना है XY प्लेन में, XY प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करना है। यहां पे हमने एक X एक्सिस बना रखी है और ये Y एक्सिस बना रखी है। अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी दिया है। R1 एक पोजीशन वेक्टर है जो कि 1 चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका चार्ज Q1 है, जिसका चार्ज क्या है Q1। इसको हमने R1 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली Q2 एक दूसरा चार्ज है, उसको हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2 पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक है। आपको पोजीशन वेक्टर तो पता ही होगा, या आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ रखा होगा। फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे R1 वेक्टर किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। आपको सिंपली एक ओरिजिन से एक पॉइंट, मतलब ओरिजिन हमारा जो है यहां से एक लाइन खींचनी है और इसको मार्क करना है एरो ऐसे, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस Q1 चार्ज के लिए। सिमिलरली Q2 के लिए भी आप एक लाइन बना सकते हैं और इसमें एक एरो मार्क कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर देगा Q2 चार्ज को एज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस 2 चार्जेस की यहाँ पे व्हाट वी से पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो अब यहां पे क्या है F12 वेक्टर। F12 क्या है, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम F12 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली F21 वेक्टर क्या है, F21 वेक्टर क्या है, ये फोर्स किस पे लग रहा है Q2 पे, Q2 चार्ज पे लग रहा है। Q2 चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज है Q2। इस पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज F21 वेक्टर। क्लियर, यहां तक समझ में आई बात। हमें क्या करना है, सिंपली XY प्लेन में 2 पॉइंट चार्जेस को मतलब कि रिप्रेजेंट करना है, वहां पे रखना है और उनका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर दोनों इंडिविजुअल के लिए, चार्जेस के लिए वहां पे मार्क करना है। क्लियर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखो R1 हमने यहां पे लिख दिया। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। Q1 का पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्लियर। सिमिलरली R2 वेक्टर क्या है, इट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। Q2 चार्ज के लिए, Q2 जो चार्ज हमने रखा है उसकी जो पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है पोजीशन वेक्टर R2 से। क्लियर, यहां तक समझ में आगे बात। अब देखो ये जो फोर्स लगने वाले हैं, फोर्स 1, 2 और फोर्स 2, 1, इनका जो मैग्नीट्यूड है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो हमारा मैग्नीट्यूड वाइज बराबर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को हमारा ये लॉ फॉलो करता है। क्लियर। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा, R21 वेक्टर जो है इसका क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 के रिस्पेक्ट में 2 की जो पोजीशन है वो हमारा R21 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो R21 वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन कलर की मार्क किया हुआ है ये हमारा R21 वेक्टर है। पोजीशन ऑफ, देखो ये दिस इज R21 वेक्टर। इसका क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 के रिस्पेक्ट में 2 की जो पोजीशन है वो हम यहां पे R21 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली R12 वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, 1 की पोजीशन 2 पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में, दैट इज R12 वेक्टर।
क्लियर। यहां पे देखो R12 वेक्टर क्या है, ये वाली लाइन जस्ट R21 वेक्टर के अपोजिट लाइन, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है R12 वेक्टर। क्लियर, डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये मैंने आपको पूरे जो भी हमने यहाँ पे नोटेशन यूज की है वो सारी मैंने आपको बता दी, इन नोटेशन की मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो इनका मतलब क्या है, मैंने अलग से एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखो दो पॉइंट चार्जेस लिए हमने, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 यहां पे हमने आपको दिखा दिया R21 वेक्टर और R12 वेक्टर किस डायरेक्शन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो लिखने का तरीका क्या है, आपने वैसे क्लास 11 में पढ़ा होगा, जैसे वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम क्या लिखते थे, VAB। VAB का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। सिमिलरली यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है R21 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, आप R12 वेक्टर अपने आप लिख के देखिए, R12 वेक्टर क्या लिखोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये दोनों है क्या, ये बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट होगी। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर, मींस इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये R12 वेक्टर का अगर मॉड साइन लगा देंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली R21 वेक्टर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, R12 वेक्टर का अगर मॉड लगा दोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, किसका, R12 वेक्टर का। सिमिलरली अगर आप मॉड लगा दोगे R21 वेक्टर में तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा R21 वेक्टर का। क्लियर, तो ये प्लीज, ये नोट्स बहुत प्यारे हैं, इन नोट्स को आप बनाते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहां पे पोजीशन वेक्टर R21 वेक्टर या R12 वेक्टर को लिखते हैं और इनका मीनिंग क्या है। अब देखो, अब आती बात यूनिट वेक्टर को। देखो कैप जब लगा देते हैं, दिस इज अ कैप साइन, ये क्या है, R12 वेक्टर कैप, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। सिमिलरली R21 वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R21 वेक्टर मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R21 वेक्टर। तो नीचे हमारा डिवाइड में जब रहता है तो मॉड रहता है, ऊपर जो रहता है वो सिंपली हमें वेक्टर रहता है। तो यहां पे R12 कैप को क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मॉड। क्लियर, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द यूनिट वेक्टर्स, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों। अब फोर्स को, अब आती है बात, फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। हमने इसका एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कूलम्स लॉ में, जिसमें हम कह रहे थे F फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू दैट कैन बी रिटन एज K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। K को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, जरूर देखिएगा, तभी आपको कूलम्स लॉ का मीनिंग समझ में आएगा, उसने लॉ में क्या कहा था, ये सब जो भी हमने अभी डिस्कस किया है फोर्स के बारे में, वो सब पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ वेक्टर के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके क्या क्या पॉइंट्स थे, वो सब यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रहा हूं। तो Q1 Q2 हमारे पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड हो गया, R12 वेक्टर का मॉड और R12 कैप यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है 1 पे, जो 2 की वजह से वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है वो यहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है R12 कैप से। क्लियर, R12 को अगर आप और भी तरीके से लिख सकते हो, उसको जो हमारे एग्जाम में जेईई मेंस में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड।
ठीक है, तो क्या था, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब मैं इसको R12 कैप को क्या लिख सकता हूं, R12 को क्या लिख सकता हूं, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मॉड। ठीक है, जो अभी मैंने यहां पे आपको बताया किस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ वन ड्यू टू टू दैट कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर का मॉड का क्यूब और R12 वेक्टर। ये एग्जाम में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि आपको कूलम्स लॉ फोर्स को वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था, तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना था। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो प्लीज इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो सिमिलरली आप फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट लाइक दैट, के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड R21 वेक्टर का स्क्वायर एंड R21 कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स वन पे लगने वाला ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों फोर्स बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट एक्सप्रेशन जो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से लिखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन करें, फिजिक्स नीड बाय केएल सर। वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट या जो भी वीडियो होगा उसका लिंक जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।